नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, एसएससी जेई का एग्ज़ाम 5, 6 और 7 जून 2024 को कंडक्ट हुआ। इसकी आंसर की 12 जून 2024 को आती है। तो यहाँ पर ये टोटल 9 सेट में जो एग्ज़ाम हुआ है, तो टोटल इन 9 सेट में 80 करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए हैं। तो लेटेस्ट एग्ज़ाम है जून 2024 का, जो आगामी सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाले हैं, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि करंट अफेयर्स के सवाल का आपको पैटर्न का पता चलेगा। जो 80 क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आपको पता चलेगा प्रत्येक सेट में कितने सवाल पूछे गए हैं, साथ ही साथ किस महीने के सवाल हैं, और ज़्यादातर सवाल है करंट अफेयर्स में किस टॉपिक से पूछे गए हैं, वो सारा पता इस वीडियो से चल जाएगा। पूरे 80 क्वेश्चंस इस वीडियो के अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित डिटेल सहित कवर करने वाले हैं। तो उनसे रिलेटेड यदि सवाल बनते हैं तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, एंड तक आपको बने रहना है। एक बार वीडियो देख लेंगे, दोबारा पीडीएफ में चीज़ों को रिवाइज कर देंगे तो आसान हो जाएगा याद रखना। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये ऑफिशियल आंसर की आने के बाद के सवालों का एक प्रमाणिक संकलन मैं कहूँगा, जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हो ऑफिशियल आंसर की जेई की। प्रत्येक सेट में जीके के जनरल अवेयरनेस के टोटल 50 सवाल पूछे गए हैं। इन 50 में से मैं आपके यहाँ पर करंट अफेयर्स के सवाल की बात करूँ प्रत्येक शिफ्ट का, तो आप देख सकते हो पूरा डिटेल ब्यौरा एक साथ यहाँ पर। लगभग आप कहेंगे प्रत्येक शिफ्ट में 10 सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स से। 50 में से 10 सवाल का पूछा जाना है एक तरीके से 20% का वेटेज निकल के आता है जीके में करंट अफेयर्स का। तो 5 जून को जो एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में 10 सवाल, सेकंड में 7 सवाल करंट अफेयर्स के, थर्ड में 7 सवाल थे। इसी प्रकार 6 जून को प्रथम पारी में 10 सवाल करंट अफेयर्स के, सेकंड में 8, थर्ड में 9 क्वेश्चंस। 7 जून को प्रथम पारी में 10 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 8 क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप कहेंगे लगभग 8 से 10 सवाल करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं एसएससी जेई एग्जाम में। अब शुरुआत करने का वक्त आ गया है। प्रथम शुरुआत करते हैं 5 जून की पहली पारी। 10 क्वेश्चंस देखते हैं। इसी प्रकार टोटल 80 सवाल यहाँ पर अपन देख लेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी की करते हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए मॉक टेस्ट लगाना बेहद आवश्यक है। 50% आपकी तैयारी का रोल रहता है, मॉक टेस्ट का, प्रैक्टिस का रहता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपके लिए बेहतरीन डील लेकर आ गए हैं। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको टीटीजी के कूपन कोड के साथ में 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलते हुए 466 रुपये में ईयरली मिल रहा है, यानी 1 साल की वैलिडिटी में। जैसे यदि आप आने वाले सीजीएल, सीएचएसएल एग्जाम को टारगेट करें तो लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर सहित आप देख सकते हो लगभग 300 के आसपास तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल रहे हैं। एज इट इज जो एग्जाम में पेपर आते हैं उसी टाइप से यहाँ पर प्रैक्टिस होती है टेक्स्ट बुक पास प्रो की। तो पास प्रो में प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पेपर सहित आप यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाते हो, एनालिसिस करते हो, मॉक टेस्ट में कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है, दोबारा नेक्स्ट मॉक में वो नहीं होनी चाहिए। इस टाइप से तैयारी करने पर आपका सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट को पता नहीं है कैसे टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ध्यान रखना टीटीजी की कूपन कोड जब भी आप रिन्यू वगैरह कराते हो, इस कूपन कोड का यूज़ करने पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 10 नहीं 12% का, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सभी एग्जाम्स के मिल जाएंगे, ऐसा नहीं केवल एसएससी के, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, जितने भी एग्जाम आते हैं इंडिया लेवल के 800 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक पास में 1 साल की वैलिडिटी में मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला सवाल आपके समक्ष, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में प्रथम मेयर ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2023 का जो मैश ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, ये सवाल पूछा गया अप्रैल 2023 से। तो आपको साथ साथ सवाल में ये भी मेंशन रहेगा कि किस महीने का ये सवाल है, तो एक तरीके से पता चल जाए करंट अफेयर्स कहाँ से आ रहे हैं ज़्यादातर। तो ये शतरंज का टूर्नामेंट जो मैश ट्रॉफी हुई है ये इंदौर में हुई है। कहाँ पर हुई है, इंदौर में हुई है। और इसको जीता किसने, तो आई एम नीतीश बेलुरकर ने पहला इंदौर इंटरनेशनल जीएम ओपन जीता है। तो ये प्रथम मेयर जो ट्रॉफी हुई है इंदौर में, और जीता है दोस्तों बेलुरकर ने, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर, सितंबर 2023 में किस मंत्रालय ने केसीसी घर घर अभियान शुरू किया है। केसीसी जिनको पता है वो इजीली कर सकते हैं। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड, तो किसानों से संबंधित है। तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहल है। 2023 सितंबर 2023 का ये करंट अफेयर। तो मत्स्य पालन क्षेत्र में विशेषकर
जो 2000 सितंबर 2023 में केसीसी, आगे नाम है घर घर अभियान, तो केसीसी घर घर अभियान मत्स्य पालन क्षेत्र में, ध्यान रखना, मत्स्य पालन क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में मत्स्य पालन सचिव डॉक्टर अभिलाष लिखी की अध्यक्षता में घर घर केसीसी अभियान पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया और यहाँ पर 1,59,903 किसानों के लिए 1,746 करोड़ रुपए की केसीसी को मंजूरी प्रदान की गई। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, मनीष देसाई सितंबर 2023 में प्रेस सूचना ब्यूरो में किस पद का कार्यभार संभालने के लिए चर्चा में है। बात हो रही है मनीष देसाई की, करंट अफेयर्स है सितंबर 2023 का। मनीष देसाई प्रेस सूचना ब्यूरो में क्या बने हैं, प्रधान महानिदेशक बने हैं। मनीष देसाई क्या बने हैं, प्रधान महानिदेशक बने हैं। कहाँ पर, तो ये बने हैं दोस्तों प्रेस सूचना ब्यूरो में। तो 1 सितंबर 2023 को मनीष देसाई ने पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। मनीष जी बने हैं पीआईबी, पी मनीष। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, 2023 में पद्मश्री से सम्मानित हेमंत चौहान से संबंधित हैं। 2023 में पद्मश्री लगभग 91 जनों को दिया गया था, उनमें से आपको एक पूछा है हेमंत चौहान किस क्षेत्र से आते हैं। हेमंत चौहान दोस्तों गुजराती संगीत के संगीतकार है, गुजराती संगीत से हैं। हेमंत चौहान पद्मश्री मिला 2023 में। आपको बता दूं 2024 में भी जनवरी में पद्म जो जितने भी पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री दिए जा चुके हैं। 2024 में पद्म विभूषण 5 जनों को दिया गया है, पद्म भूषण 17 जनों को और पद्मश्री 110 जनों को दिया गया है। तो इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। जो विशेषकर रहते हैं कला के क्षेत्र वाले, उनका अलग से वीडियो बनाया हुआ आप सर्च कर सकते हो, पद्म अवार्ड इन आर्ट्स टॉप ट्रेंडिंग जीके, तो वहाँ से ही सवाल आते हैं। तो यही कहीं ना आर्ट्स का एक सवाल है जो पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो पद्मश्री है ना वो 2023 का पूछा, तो एक तरीके से देख सकते हो 2024 अभी तक टच नहीं किया गया करंट अफेयर्स में। अगला सवाल है, 20 जुलाई 2023 को उच्च सदन यानी राज्यसभा में उप अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष हैं उनके पैनल में कितने फीसदी महिलाओं को नामांकित किया गया था। तो राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में 50% महिलाओं को नामांकित किया गया, 50% यानी 4 महिला। यहाँ पर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति जगदीप धनखड़ ने 4 महिला जो एमपी हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको उपसभापतियों के पैनल में मनोनीत किया है। उपसभापति या फिर उपाध्यक्ष है, इस पैनल में 4 महिला सांसद जो 50% भूमिका रहती है पुरुषों की और महिलाओं की, यहाँ पर समानता दी गई है। पैनल में मनोनीत की गई सभी महिला सदस्य पहली बार एमपी बनी है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट, और श्रीमती एस फांगनोन कोन्याक नागालैंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला। तो नागालैंड से राज्यसभा सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में एमपी बनने वाली प्रथम महिला हैं वो फांगनोन कोन्याक हैं। वो भी इन उपसभापतियों के पैनल की 4 महिलाओं में से एक हैं। तो वो 4 महिलाएं जो 50% उस पैनल की हिस्सा है वो कौन कौन सी महिलाएं हैं उपसभापतियों के पैनल में मनोनीत होने वाली महिला सदस्य जो 4 है उनमें श्रीमती पीटी उषा जो एक एथलीट है, श्रीमती एस फांगनोन कोन्याक जो नागालैंड से मनोनीत होने वाली प्रथम महिला एमपी है राज्यसभा की, ये बीजेपी पार्टी से आती है। फौजिया खान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से एमपी बनी है और श्रीमती सुलता देव बीजू जनता दल से। तो चारों ही महिला पहली बार राज्यसभा में एमपी बनी और चारों ही उपसभापतियों के पैनल में हैं जो 50% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल के प्रत्येक में लगभग आपको मिल जाएगा कब की बात है, तो जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स था। नेक्स्ट आपका अगस्त 2023 का एक करंट अफेयर आया है। भारत सरकार द्वारा 31 अगस्त 2023 को रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी है, सीईओ भी बनी है, एक तरीके से ये बनी है दोस्तों जय वर्मा सिन्हा। श्रीमती जय वर्मा इस 118 वर्ष पुराने बोर्ड यानी इस रेलवे बोर्ड का गठन जो 105 में हुआ है ना, एक तरीके से 118 वर्ष पुराना ये जो रेलवे बोर्ड है इसकी पहली महिला अध्यक्ष या चेयरपर्सन बनी है और इसका कार्यकाल अभी 31 अगस्त 2024 तक रहने वाला है। तो यहाँ पर रेलवे की प्रथम महिला चेयरमैन बनी है जय वर्मा सिन्हा। ये सेम सवाल इसी शिफ्ट में 2 बार पूछा गया है, आगे और बताएंगे अपन
ये सेम सवाल है, आप देख सकते हो। यही सवाल पूछा गया है इसी सेम शिफ्ट में, पहली शिफ्ट 5 जून की, कि 1 सितंबर 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विकल्प अलग है लेकिन ऑप्शन आंसर वाला सेम है, जय वर्मा सिन्हा हो जाएगा। अब इससे पहले वाला सवाल मिस कर रहे हैं तो इसको कर लेते हैं। सवाल नंबर 7, असम, दिरांग और लखीमपुर जिले हैं जो असम के, असम, दिरांग और लखीमपुर, ये एक तरीके से एक्ट का सवाल है। असम, दिरांग और लखीमपुर जिले राज्य विषयों पर कानून का समावेश निरसन एक्ट 2022 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त कब हुई है। कितना टफ सवाल भाई, कौन याद रखें इस एक्ट को। एक तरीके से असम, दिरांग और लखीमपुर जिले का एक्ट है 2022 का, वो भी, और इसको सहमति कब मिली है ये याद रखना बहुत टफ चीज़ है। तो इस टाइप के करंट अफेयर्स हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट क्या सभी ही गलती करेंगे। फरवरी 2023 में वैसे इस एक्ट पर सहमति बनी है, तो ये बिना लॉजिक का करंट अफेयर्स आ गया। अगला सवाल अपन देखते हैं, ये हो गया सवाल नंबर 9। देखते हैं इस शिफ्ट के जो 10 सवाल पूछे गए, तो वो 9वां सवाल आपके समक्ष। अगस्त 2023 में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बनाई है। 2 करोड़ महिलाओं को स्किल दी जाएगी, कौशल प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग दी जाएगी स्किल की। वो योजना है लखपति दीदी। अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स है, तो लखपति दीदी योजना है। लखपति, अब दीदी को, महिलाओं को लखपति करने की योजना मोदी जी ने लॉन्च की। 77वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 की बात है। और सरकार इस योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की योजना, किस प्रकार से उनको ट्रेनिंग दी जानी है स्किल में, 2 करोड़ महिलाओं सेलेक्ट करेंगे स्वयं सहायता समूह वगैरह से, जिसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है, लखपति बनाना है। लखपति दीदी योजना 15 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई। सवाल नंबर 10, इस शिफ्ट का अंतिम सवाल आपके समक्ष। किसने 1 नवंबर 2022 से प्रभावी भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का प्रभार संभाला है। तो जनगणना जो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, दशक की जनगणना होती है, इसका जो प्रमुख एक तरीके से पद है भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं, वो 1 नवंबर 2022 को बने हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। और दशक की जनगणना का संचालन गृह मंत्रालय के अधीन आता है और उसके रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा ये दशक की जनगणना की जाती है। अभी अक्टूबर 2024 तक इसे होल्ड किया गया है। और यहाँ पर मृत्युंजय कुमार नारायण इनके अभी जनगणना आयुक्त हैं। तो ये 10 सवाल 5 जून को प्रथम शिफ्ट में पूछे गए। नेक्स्ट अपन देखते हैं 6 जून को फर्स्ट शिफ्ट है। सारी 9 की 9 शिफ्ट देखेंगे। फिलहाल आपके समक्ष 6 जून की पहली पारी 10 क्वेश्चन और आपके लिए। तो पहला सवाल यहाँ पर सवाल नंबर 11 से इस टाइप से सीरीज वाइज कंटिन्यू रहेंगे। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजित पवार किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं। लास्ट में एक ये सेम सवाल रहेगा, उसमें थोड़ा उल्टा पूछा गया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो वो अजित पवार हैं। और यहाँ पर पूछा है कि अजित पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं ना, जुलाई 2023 का करंट अफेयर है। भी ज़्यादातर मिड 2023 से अभी तक सवाल देखने को मिल रहे हैं। अजित पवार किस पार्टी से हैं, तो ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी से बिलोंग करते हैं अजित पवार। और बाकी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है ना, वो एकनाथ शिंदे हैं जो शिवसेना पार्टी से हैं। तो ये चीज़ क्लियर है। अगला सवाल आपके लिए, मूल पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान किस राज्य में दूध का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। ये सांख्यिकी की बात कर ले या फिर ओवरऑल भारत में सबसे अधिक जो मिल्क प्रोडक्शन होता है ना, वो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है। और यहाँ पर इस सांख्यिकी वाले डाटा में भी उत्तर प्रदेश एक तरीके से पहला है। तो ये डाटा की बात करें तो यहाँ पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला, उस समय की बात है जब पुरुषोत्तम रूपाला थे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। अभी कौन है, तो जो पंचायती राज मंत्री है ना, वो ही अभी ये 3 मंत्रालय उनके पास है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो वो है राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, जो पंचायती राज मंत्रालय भी उनके पास में है। और बाकी जो मत्स्य, पशुपालन, डेयरी, ये मंत्री भी फिलहाल जो लल्लन सिंह, राजीव रंजन सिंह वो हैं। और आपको 2022-23 का डाटा पुरुषोत्तम रूपाला ने आपके लिए रखा। उसके दौरान देश में कुल दुग्ध उत्पादन लगभग 230 मिलियन टन है। इसमें 5 वर्षों में 22 लगभग 23% के आसपास वृद्धि भी दर्ज की गई है। अब यहाँ पर इस डाटा के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो बात करते हैं। देखिए, वर्ष 2022-23 के दौरान सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक उत्तर प्रदेश था, जिसकी कुल दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी थी उत्तर प्रदेश की लगभग 15.7%। उसके बाद राजस्थान दूध उत्पादन में। इस डाटा के साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊन उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सेदारी राजस्थान की है, लगभग 48% ऊन राजस्थान में।
उसके बाद आप देखेंगे ऊन के बाद मांस उत्पादन मीट प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है वो उत्तर प्रदेश में लगभग 12.20% और अंडा उत्पादन में सबसे अधिक टॉप पर है आंध्र प्रदेश। अंडा से आंध्र है, मीट से उत्तर प्रदेश है, ऊन से राजस्थान। ये सभी आप फैक्ट याद रखेंगे, इसी डाटा के साथ में थे। नेक्स्ट अपन देखते हैं सवाल नंबर 13। अब एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा लास्ट में इस सवाल से, लास्ट में बताएंगे जो इंपॉर्टेंट मैक्सिमम सवाल रिपीट हुए हैं इस एग्ज़ाम में, ताकि आने वाले चाहे सीपीओ एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो 2024 में जो होने वाले हैं एमटीएस वगैरह, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये सभी फैक्ट जो मैं करंट अफेयर से संबंधित बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक से रिपीट होते हैं। अगस्त 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया? एक्ट से सवाल पूछा गया, रिपीट हो रहा भाई। 10 अगस्त 2023 को कौन सा विधेयक, अब डेट पूछकर विधेयक का नाम पूछे हैं और उसमें थोड़ा डिपार्टमेंट का भी दे दिया है कि ये एक न्याय मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल संबंधित विधेयक 2023 है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 लोकसभा में 21 दिसंबर 2023 को उत्तीर्ण हुआ और 10 अगस्त 2023 को ये विधेयक रखा गया था। ये विधेयक की बात करें तो इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है, किस एक्ट को ये प्रतिस्थापित कर रहा है? तो ये विधेयक इससे पहले चुनाव आयोग का जो चुनाव आयुक्त थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए या फिर इलेक्शन कमिश्नर हो गए, उनकी सेवा शर्तें हैं, कार्यकाल वगैरह, उनका एक्ट था 1991 का। अब 1991 को एक्ट को ये 2023 वाला एक्ट प्रतिस्थापित करेगा जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, वेतन और हटाने के प्रावधान से संबंधित है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर होती है। एक चयन समिति रहेगी, वो कमेटी सिफारिश करेगी और फिर नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो उस कमेटी में कौन कौन होते हैं? उसमें एक आपके प्रधानमंत्री होंगे, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एक होगा, एक कोई भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होगा जो वर्तमान में 23 कैबिनेट है उनमें से कोई एक। बाकी विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता यहाँ पर शामिल होगा, एक विपक्ष का नेता। तो 3 सदस्य ये शामिल होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें बनाना है उनके लिए सिफारिश की जाएगी और राष्ट्रपति के समक्ष वो नाम रखेंगे और राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करेंगे। तो ये भी इस एक्ट में बताया गया है जो 2023 में आया है। और सीईसी और ईसी का वेतन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर है ना, उनका वेतन और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होगी। इससे पहले 1991 का जो एक्ट यहाँ पर प्रतिस्थापित हुआ है उसमें बात हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर सीईसी और ईसी का वेतन होगा। अभी बात हुई कैबिनेट सचिव के बराबर होगा। नेक्स्ट अपना सवाल 14वां देखते हैं। मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री अभी वैसे आपको पता है 10 जून 2024 से पूरे मंत्रालय नई मोदी गवर्नमेंट 3.0 बनने से चेंजेज हुए हैं सारे लगभग। तो उनमें आप देखेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके पास अभी पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय दिया गया, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय। तो और बाकी यहाँ पर जो मंत्रालय केंद्रीय जल शक्ति है ना, जल कहाँ पर? पाताल में, तो सीआर पाटिल को दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय। और उस समय 2023 मार्च 2023 में गजेंद्र सिंह शेखावत जो राजस्थान से एमपी चुने गए जोधपुर से, इनके पास था। अभी इनके पास पर्यटन और संस्कृति है। धर्मेंद्र प्रधान के पास अभी शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। गिरिराज यानी पर्वतों का राजा, हिमालय पर जाने के लिए कपड़े ले जाने पड़ते हैं तो कपड़ा मंत्रालय है गिरिराज सिंह के पास में। नेक्स्ट अपन देखते हैं 2020 में कोविड-19 संकट के बाद एमएसएमईज सहित व्यवसायों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने, यानी एमएसएमई जो सूक्ष्म माध्यम और जो माइक्रो एंटरप्राइजेज थी, सूक्ष्म लघु माध्यम जो एंटरप्राइजेज हैं, उद्योग हैं, उनके परिचालन के लिए देनदारी जो लाइबिलिटीज़ बन रही थी उनको पूरा करने के लिए, उनका कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए जो कोविड-19 के कारण संकट में आ गया, सहायता प्रदान करने हेतु 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के रूप में किस योजना की घोषणा की गई? और इस योजना का नाम भी इस सवाल में मेंशन कर दिया इन्होंने, ईसीएलजीएस। ईसीएलजीएस फंडिंग की कर्ज अदायगी न हो पाने के कारण सदस्य ऋणदाता संस्थाओं को होने वाले किसी भी नुकसान से बचाने के लिए उन्हें 100% गारंटी दी गई थी। तो यहाँ पर ईसीएलजीएस यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये योजना आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना आई थी। एमएसएमईज के जो व्यवसायी हैं उनको 2020 में कोविड-19 से देनदारी लाइबिलिटीज़ से उभरने के लिए ये एक आत्मनिर्भर पैकेज लॉन्च हुआ था इस आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत। नेक्स्ट अपना सवाल है देवी नर्मदे योजना, इसका पूरा नाम बताना है, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए शुरू की गई थी। ये योजना है नमामि देवी नर्मदे है, वैसे इसका पूरा नाम है नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा है। ये 2016 में शुरू हुई थी सेवा यात्रा। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है ना, उनके किनारे किनारे किस टाइप से आपको
मृदा का संरक्षण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर प्रदूषण से बचाना है, वनीकरण करना है। तो इस टाइप से ये एक सेवा यात्रा थी जो 148 दिवसीय यात्रा थी। 11 दिसंबर 2016 को अनूपपुर क्षेत्र में नर्मदा नदी के उद्गम अमरकंटक में शुरू हुई और समाप्त हुई थी। कुल 2930 किलोमीटर की ये यात्रा तय हुई थी। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 17 देखते हैं। 2023 के अंत तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना का राज्यपाल है? तेलंगाना के राज्यपाल अभी चेंज हैं। उस समय जानकारी के अनुसार बात करें 2023 के अंत तक यानी दिसंबर 2023 तक, इस सवाल से आपको लग रहा मोटे मोटे तौर पर कि एसएससी जेईई में कहीं ना कहीं दिसंबर 2023 तक के सवाल टच किए गए हैं। सवाल की लैंग्वेज से कि अंत तक यानी 2023 के आसपास, एंडिंग दिसंबर में जो होती है। तो तमिल उस समय तमिली साई सुंदरराजन थे राज्यपाल, गवर्नर थे तेलंगाना के। अभी कौन है? अभी अतिरिक्त प्रभार हैं झारखंड के जो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं, वही तेलंगाना के राज्यपाल हैं। अतिरिक्त चार्ज उन्हें दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन है तेलंगाना के राज्यपाल, उस समय ये सुंदरराजन। ये सेम सवाल एसएससी जेईई के एक और शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो वर्तमान में राज्यपाल सभी स्टेट और यूटी के आपको पता होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी पता होना चाहिए। अपडेटेड बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं एसएससी जेईई में। सीएम से भी 2 से 3 सवाल पूछे गए और राज्यपाल से भी 1-2 सवाल यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो आपके समक्ष यहाँ पर गवर्नर की मैं मोटे मोटे तौर पर लिस्ट बता देता हूँ। वर्तमान में जो राज्यों के राज्यपाल हैं उनके नाम और किस राज्य के हैं। जैसे आप आंध्र प्रदेश के देखेंगे तो यहाँ पर अब्दुल नजीर है। आंध्र प्रदेश का आगे सवाल आएगा, ठीक है। तो एस अब्दुल नजीर हैं। अंधे व्यक्ति को नज़र यहाँ पर चाहिए तो आंध्र प्रदेश को अब्दुल नजीर दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं दोस्तों केटी पटनायक। असम के कौन है? गुलाब चंद कटारिया। बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। छत्तीसगढ़ विश्वभूषण हरिचंदन। गोवा के हैं पीएस पिलाई श्रीधरन पिलाई। गुजरात के आचार्य देवव्रत। हरियाणा के बंदारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला। झारखंड के सीपी राधाकृष्णन। कर्नाटक के हैं टी गहलोत। केरला के हैं एएम खान यानी आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश के श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। महाराष्ट्र के रमेश व्यास। मणिपुर के अनुसुईया उइके। मेघालय फगु चौहान। मिजोरम के हैं दोस्तों कंभामती हरिबाबू। नागालैंड के ला गणेशन। ओडिशा के रघुबर दास। पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित। राजस्थान के कलराज मिश्र। सिक्किम के श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट जो तमिलनाडु के हैं आरएन रवि। तेलंगाना के सीपी राधाकृष्ण एक्सटर्नल एडिशनल चार्ज दिया गया है। त्रिपुरा के हैं इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू। उत्तर प्रदेश के हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड के हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। वेस्ट बंगाल के सीवी आनंद बोस। अब ये सभी राज्यपाल आपने देख लिए। अगला सवाल भी देख लेते हैं। अखिल भारतीय पद्मश्री मोहम्मद शाहिद आमंत्रण इनामी हॉकी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो ये सिटी है वाराणसी। अखिल भारतीय पद्मश्री मोहम्मद शाहिद आमंत्रण इनामी हॉकी पुरुष जो टूर्नामेंट है, प्रतियोगिता हुई है, ये वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इम्फी थिएटर मैदान में हुई है 26 दिसंबर से 2 जनवरी तक। तो एक तरीके से ये दिसंबर को टच किया गया, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं इस शिफ्ट का सवाल नंबर एक तरीके से 9वां। नेक्स्ट है कि मई 2023 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो अभी 2024 से 27 तक 4 वर्षीय कार्यकाल के लिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले 2019 से 23 तक ये WHO में इस पद पर बाह्य लेखा परीक्षक पर रह चुके हैं CAG। वर्तमान में जो CAG है भारत की, बात हो रही है GC मुर्मू की, और GC मुर्मू यहाँ पर नेक्स्ट 2027 तक 2024 से 27 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में काम करेंगे। तो दोबारा निर्वाचित हुए हैं GC मुर्मू जो भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं 2023 में शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन स्कीम में भारतीय रेलवे के उन्नयन या आधुनिकीकरण के लिए कितने स्टेशनों को लेने की परिकल्पना की गई थी? 2023 में ये शुरू की गई थी अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम में कितने रेलवे स्टेशन को यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन करने वाले हैं, उन्नयन करने वाले हैं, उन रेलवे स्टेशन को अपडेट करेंगे, आधुनिकीकरण करेंगे। तो ऐसे रेलवे स्टेशन है 1309 रेलवे स्टेशन। इन 1309 रेलवे स्टेशन में से सबसे अधिक हैं उत्तर प्रदेश में 156 रेलवे स्टेशन अपडेट होने वाले हैं, मॉडर्नाइजेशन होने वाले हैं। महाराष्ट्र के हैं 126, बिहार के 92 से 1309 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत है वो उन्नयन होगा उनका। तो ये 20 सवाल पूछे गए थे 7 जून की प्रथम शिफ्ट में। अब देखते हैं 6 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 9 सवाल।
तो इस शिफ्ट का पहला सवाल, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा राज्य के श्रम बल के कल्याण हेतु सितंबर 2023 में घोषणा की गई योजना का क्या नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये योजना आई, नाम इसका है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। अब इस योजना में श्रम बल का कल्याण किया जाने वाला है। सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स, अरुणाचल प्रदेश की योजना है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। इसके तहत जितने भी श्रमिक हैं उनको बहुत कुछ फायदे होने वाले हैं। तो योजना के तहत श्रमिकों के जो परिवार हैं उनके लिए मातृत्व लाभ पहले 1,000 रुपये था, वो 6,000 रुपये कर दिया। प्राकृतिक मृत्यु मुआवजा जो 50,000 रुपये था वो 2 लाख कर दिया। दुर्घटना मृत्यु हो जाती है नेचुरल डेथ में तो 50 से 2 लाख कर दिया, और कोई एक्सीडेंट वगैरह में डेथ होती है तो 1 लाख से 4 लाख यहाँ पर दिया जाएगा। अंत्येष्टि, अंतिम जो संस्कार हेतु 1,000 रुपये से 10,000 रुपये की सहायता। चिकित्सा सहायता पहले 3 दिनों के लिए 2,000 रुपये थी, वो 5,000 की गई। शेष दिनों के लिए 100 रुपये प्रतिदिन को बढ़ाकर 250 रुपये किया गया। अधिकतम सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000। प्राकृतिक आपदाओं के कारण संपत्ति के नुकसान के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा। इस टाइप से और भी काफ़ी मुआवजे हैं जो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। जो श्रमिक परिवार हैं उनकी किस टाइप से सहायता की जा रही है फंड बढ़ाकर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें आप देख सकते हो, फीफा विश्व कप जो फुटबॉल 2022 हुआ है वो जापान में थोड़ा ही हुआ है, वो तो कतर में हुआ है। फीफा विश्व कप 2022 कतर में हुआ, ना कि जापान में, पहला ही गलत दे रखा है। बाकी FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 ये भारत में हुआ, सही सुमेलित है। ओलंपिक 2020 ये टोक्यो में हुआ था, आपको पता है, टोक्यो जापान में 2020 का ओलंपिक हुआ है, समर ओलंपिक। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 है, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। अब यहाँ पर कुछ और फैक्ट जान लेते हैं लेटेस्ट जो स्पोर्ट इवेंट के बारे में। जैसे यहाँ पर अपन फीफा विश्व कप 2022 की बात करें तो चैंपियन अर्जेंटीना रहा है और उप विजेता फ्रांस रहा था। नेक्स्ट 4 साल बाद 2026 में जो फीफा विश्व कप होगा ना, वो 3 देश कनाडा, मेक्सिको और US में होने वाला है। और 2023 का पुरुष हॉकी टूर्नामेंट FIH का भुवनेश्वर और राउरकेला उड़ीसा में हुआ था, जिसमें चैंपियन जर्मनी रहा था। नेक्स्ट 2026 में जो मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप होगा ना, वो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। अब ओलंपिक की अपन बात कर लेते हैं। 2024 का समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में हुआ। 2028 का समर ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट में। 2026 का विंटर ओलंपिक का ये मिलान और कॉर्टिना डी एम्पेजो इटली में होगा। 2022 का विंटर ओलंपिक बीजिंग चीन में हुआ था। और नेक्स्ट अपन देख लेते हैं सवाल नंबर 23। सवाल है, गुजरात विधानसभा ने 18 सितंबर 2023 को एक विधेयक को मंजूरी दे दी जो विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानीय निकाय सीटों की कितनी सीटों को आरक्षित करता है? तो ये गुजरात विधानसभा ने विधेयक को मंजूरी दी, सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स है। जो विशेष रूप से OBC कैटेगरी के लिए स्थानीय निकाय सीट है ना, उसमें 27% सीटों को आरक्षित करता है। स्थानीय निकाय में OBC का आरक्षण यहाँ पर 27% गुजरात विधानसभा में किया गया है। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं 1 जुलाई 2023 का। ये भी इसमें बात हुई है 1 जुलाई 2023 में शुरू होने वाले 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? भारत के सॉलिसिटर जनरल जो सेकेंड कानून अधिकारी रहता है भारत का, एक तरीके से वो दोबारा यहाँ पर नियुक्त किया गया है 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए। तो आपको पता है पहले तुषार मेहता थे सॉलिसिटर जनरल, अभी भी तुषार मेहता यहाँ पर आगामी 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए और रहेंगे। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल यानी SGI भारत के अटॉर्नी जनरल के अधीनस्थ महान्यायवादी के अधीनस्थ हैं। महान्यायवादी संवैधानिक पद हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ये वैधानिक पद हैं, कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। अटॉर्नी जनरल जरूर आर्टिकल 76 में देखने को मिलेगा। तो जो सॉलिसिटर जनरल है देश का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी है, जो अटॉर्नी जनरल प्रथम सबसे बड़े कानूनी अधिकारी की सहायता करते हैं। अगला सवाल देखते हैं अपन, सवाल नंबर 25 है, राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राजस्थान मिनिमम गारंटी है आय की, इनकम की न्यूनतम गारंटी जो एक्ट कहाँ पर आया? राजस्थान में आया, 2023 का CAA भी। इस विधेयक में कौन सा प्रावधान नहीं है? इस विधेयक में, इस एक्ट में जो राजस्थान में न्यूनतम गारंटी दी गई है आय की, इसमें राज्य के सभी परिवारों के लिए 1 वर्ष में 125 दिन, आपको पता है नरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार, लेकिन राजस्थान वाले 25 दिन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 125 दिन का रोजगार का वादा किया है न्यूनतम गारंटी आय में, ये सही बात है। नेक्स्ट यहाँ पर ये विधेयक, ये एक्ट बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा और एकल महिला हैं जो एक तरीके से तलाकशुदा वगैरह हैं, घर में एक ही महिला,
उनको प्रतिमाह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन गारंटी, जितने भी बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा और एकल महिला हैं, 1,000 रुपये उनको पेंशन की गारंटी दी गई है। विधेयक के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में हर वर्ष 15% की बढ़ोतरी है। जितनी भी न्यूनतम पेंशन है, 1,000 है तो 150 रुपये और बढ़ जाएंगी, 15% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये विधेयक राजस्थान के सभी निवासियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। गलत बात है, मुफ्त शिक्षा से संबंधित विधेयक है ही नहीं है। आय से संबंधित है, इनकम से संबंधित है, एडुकेशन से संबंधित नहीं है, तो गलत बात है, इसको अपन गलत करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 17 जुलाई 2023 को उच्चतम न्यायालय ने किस पदनाम के लिए नए दिशा निर्देश प्रकाशित किए हैं? उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के किस पद के लिए कुछ नए दिशा निर्देश यहाँ पर 17 जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स है, तो 17 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, तो वरिष्ठ एडवोकेट, वरिष्ठ जो सीनियर एडवोकेट हेतु दिशा निर्देश हैं वो प्रकाशित हुए हैं। तो वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनाम के लिए पात्रता की बात करें तो वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए अधिवक्ता के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता वही बनेगा जो ऑलरेडी एडवोकेट है, कम से कम 10 वर्ष का एक्सपीरियंस उन्हें है। अधिवक्ता तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश या भारत के किसी न्यायाधिकरण की न्यायिक सदस्य के रूप में कम से कम 10 वर्ष का संयुक्त अनुभव हो। नेक्स्ट यहाँ पर मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। नए दिशा निर्देशों में वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु यहाँ पर 45 वर्ष भी निर्धारित की गई है। अगला सवाल, वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा जैव उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन पर गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर एक नीति आयोग का वर्ष 2021 का करंट अफेयर है। तो नीति आयोग के द्वारा जैव उर्वरक के उत्पादन, जो भी जैव उर्वरक हैं, बायो वाली उर्वरक जो खाद हैं, एक तरीके से जो केंचुआ वाली खाद वगैरह होती हैं, जैव उर्वरक हैं, जो ऑर्गेनिक खाद की बात हो रही है, तो उसके उत्पादन और संवर्धन पर गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष थे प्रोफेसर रमेश चंद। अगला सवाल, दिसंबर 2023 के यहाँ पर एक तरीके से इस सवाल में भी मेंशन कर रखा है कि दिसंबर 2023 की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार कहीं न कहीं यहाँ से आपको सेकेंड टाइम लग रहा है कि एसएससी जेई के करंट अफेयर्स में दिसंबर 2023 से बाद के सवाल नहीं पूछे गए हैं। दिसंबर 2023 की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार भारत की दशक की जनगणना को कम से कम कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? जो दशक की जनगणना 2021 में होनी थी, 11 से 21 10 साल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें स्थगित कर रहे हैं। कोविड-19 के कारण यहाँ पर टाली गई थी और अभी तक ये टाली जा रही है। अक्टूबर 2024 तक इसे होल्ड किया गया है। दशक की जनगणना अभ्यास जो शुरू में 2020 में शुरू होने वाला था, अब कम से कम अक्टूबर 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि आमतौर पर सीमाओं को निर्धारित करने के बाद गणनाकारों की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षित करने में लगभग 3 महीने लगेंगे। और बाकी आपको पता होगा 128वां संविधान संशोधन बिल जो 2023 में नारी शक्ति वंदन एक्ट के रूप में जानते हो, इसके अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण इस एक्ट के तहत लागू हुआ है। तो ये वाला डाटा भी कहीं ना कहीं इसमें परिसीमन की प्रक्रिया के तहत ऐड होगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। मिजोरम के राज्यपाल द्वारा भारत की पहली महिला एड डी कैम्प के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मिजोरम के राज्यपाल द्वारा भारत की पहली महिला एडी कैम्प के रूप में मनीषा पाढ़ी को नियुक्त किया गया है। कौन बनी है मनीषा पाढ़ी? स्क्वाड्रन लीडर है एयरफोर्स की मनीषा पाढ़ी। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ने एड डी कैम्प एडीसी नियुक्त किया है मनीषा पाढ़ी को। अब नेक्स्ट अपन सवाल कंटिन्यू कर रहे हैं। 7 जून के प्रथम पारी के 10 सवाल देख लेते हैं। शिफ्ट थोड़ी रेंडमाइज हुई हैं, यानी अल्टरनेट 1 बाई 1 नहीं है, बीच में कुछ एक्स्ट्रा शिफ्ट यहाँ पर ऐड हो रही है। कहने का मतलब 5 जून फर्स्ट सेकंड थर्ड, 6 जून फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस टाइप से वीडियो नहीं है। बीच बीच में दूसरी शिफ्ट भी ली गई है, 6 जून के पहले ले ली, 5 के बाद डायरेक्टली, इस टाइप से, लेकिन सवाल आपके पूरे हो जाएंगे। सवाल है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से कुमार सानू को सम्मानित किया गया। अब ये जो लता मंगेशकर अवार्ड दिया जाता है, एक तो इसे मध्य प्रदेश सरकार देती है और बीच में लता दीनानाथ मंगेशकर के परिवार के द्वारा भी ये अवार्ड दिया गया है और बाकी यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी दिया गया है। तो कुमार सानू को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये अवार्ड 2021 में दिया गया। लता मंगेशकर के लिए जो लता दीनानाथ मंगेशकर के फैमिली के द्वारा जो ये अवार्ड दिया गया है मंगेशकर पुरस्कार, 2022 में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, 2023 में आशा भोसले को दिया गया, सेकेंड मंगेशकर सिबलिंग है। 2024 में अमिताभ बच्चन को ये अवार्ड दिया गया है लता मंगेशकर
जो सम्मान दिया गया है 2024 में। बाकी महाराष्ट्र सरकार ने ये अवार्ड 2024 में सुरेश वाडकर को दिया है। अगला सवाल देखते हैं, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार कर्नाटक के मुख्यमंत्री, अब देखिए मुख्यमंत्री का भी सवाल आ चुका है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, सभी को पता है वर्तमान में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। इस टाइप से सभी राज्यों के मैं सीएम या यूटी सहित, राज्य और यूटी सहित अभी तक 30 के जो सीएम आपको बताने वाला हूँ, ये आप देख सकते हो पूरी लिस्ट, आधी लिस्ट तो एक ही पेज में लगभग। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारा चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू। असम के हिमंत बिस्व शर्मा, असम के कौन है? हिमंत बिस्व शर्मा। बिहार के नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई, छत्तीसगढ़ के साई। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। गोवा के प्रमोद सावंत हैं। गुजरात के भूपेंद्र पटेल है, गुजरात के भूपेंद्र पटेल। हरियाणा के नायब सिंह सैनी बने हैं अभी, मनोहर लाल खट्टर एक तरीके से आगे कैबिनेट में, जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर वाले मंत्री बने हैं, ऊर्जा मंत्री, पावर मिनिस्टर भी बने हैं मनोहर लाल खट्टर। तो अभी नायब सिंह सैनी है वहाँ पर। हिमाचल प्रदेश की बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं सीएम। झारखंड के चंपाई सोरेन, झारखंड के चंपाई सोरेन। कर्नाटक के श्री सीतारामैया आपको पूछा है। केरल के कौन है? पिनाराई विजयन। मध्य प्रदेश के मोहन यादव, मध्य मोहन यादव। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं ये सभी। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। मणिपुर के एन बीरेन सिंह। मेघालय कॉनरॉड संगमा। मिजोरम के पीयू लाल दुहोमा, मिजोरम के कौन है? लाल दुहोमा। नागालैंड के नेप्यू रियो। आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपको राज्यपाल और वर्तमान की सीएम की कोई ट्रिक चाहिए तो वो भी डाल देंगे, जिस प्रकार कैबिनेट की डाली है। ओडिशा के श्री मोहन चरण मांझी। पुदुचेरी, अब देखिए दिल्ली और पुदुचेरी जो 2 यूटी हैं उनके भी सीएम हैं, तो इस प्रकार 30 हो जाते हैं टोटल। पुदुचेरी के यहाँ पर श्री एन रंगास्वामी है। कौन है? रंगस्वामी पुदुचेरी के। तो ये पुदुचेरी का जरूर याद रखना, यूटी है तो एन रंगस्वामी, पुदुचेरी के रंग। पंजाब के भगवंत सिंह मान। राजस्थान के भजनलाल शर्मा। सिक्किम के पीएस गोले। तमिलनाडु श्री एम के स्टालिन। तेलंगाना के श्री रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी है तेलंगाना के। त्रिपुरा के डॉक्टर मानिक शाह। नेक्स्ट अपने हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। तो ये सभी 30 राज्यपाल हो गए। सितंबर 2023 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? संघ लोक सेवा आयोग के 2023 सितंबर की बात हो रही है, करंट अफेयर्स। दिनेश दासा ने, दिनेश दासा। अब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की बात कर रहे हैं तो ये आपके समक्ष है डाटा। अध्यक्ष वर्तमान में मनोज सोनी। कौन है? MS मनोज सोनी, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, जो कि 2023 में बने हैं, मई 2023 में और 29 तक रहेंगे। सदस्य की बात करें तो यूपीएससी में वर्तमान में जो 7 सदस्य हैं, अध्यक्ष सहित 8 हो जाते हैं टोटल। सदस्य में आपके लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, जो कि 2022 को नियुक्त हुए। श्रीमती प्रीति सूदन 2022 में। श्रीमती सुमन शर्मा मई 2023 में। विद्युत बिहारी स्वैन जून 2023 में। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सितंबर 2023 में जो आपको पूछा है दिनेश दासा है। उसके बाद आपको पता है जनवरी 2024 में भी नियुक्ति हुई है। तो करंट अफेयर्स में यहाँ पर सितंबर 2023 का ही पूछा है, इसका मतलब लास्ट वो अपडेट दिसंबर के बाद नहीं दे रहे हैं। तो ये जनवरी वाले भी नहीं दिए, क्योंकि इससे बाद भी 2 बने लेकिन इन्होंने यही पूछा है। इसका मतलब जेई में लास्ट दिसंबर से पहले पूछे गए 2023 के मैक्सिमम कवर किए गए पूरे साल के। श्री शीलवर्धन सिंह जनवरी 2024 में और संजय वर्मा 1 फेब 2024 को बने। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके लिए सवाल नंबर 33। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा विवाद से विश्वास 2.0 अनुबंधात्मक विवाद योजना की घोषणा कब की गई? विवाद से विश्वास 2 की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। सरकार और सरकारी उपक्रमों से जुड़े संविदात्मक विवादों के समाधान के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय के वेब विभाग ने विवाद से विश्वास 2 योजना शुरू की है। तो ये योजना जो सरकारी कोई उपक्रम है, फर्म है जो गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट की संविधा पर दे रखी है, टेंडर ठेके पर दे रखी है गवर्नमेंट की, उनका कोई विवाद हो जाता है तो किस टाइप से उनको निपटाना है जल्दी से जल्दी। तो ये योजना उन सभी घरेलू संविधात्मक विवाद जो संविधा पर दे रखे हैं, टेंडर ठेके पर चीज़ें दे रखी है गवर्नमेंट की या फिर गवर्नमेंट की खुद की है, उन पर लागू होगा। जहाँ एक पक्ष या तो भारत सरकार या उसके नियंत्रण में काम करने वाला कोई संगठन है, तो एक पक्ष भारत सरकार का है, उनके विवाद को निपटाने के लिए जल्दी से जल्दी केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा विवाद से विश्वास 2 की शुरुआत की गई। इससे पहले आप कहेंगे ये विवाद से विश्वास 2 है तो पहली कौन सी थी? मई 2023 में MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को कोविड-19 अवधि के लिए राहत प्रदान करने के लिए MSME के लिए विश्वास से
विवाद 1.0 राहत शुरू किया गया था। अगला सवाल है 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 50वीं अखिल भारतीय अंतर संस्थागत टेबल टेनिस चैंपियनशिप ऑल इंडिया इंटर इंस्टीट्यूशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो 50वां एडिशन हुआ है अखिल भारतीय इंटर इंस्टीट्यूशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये कहाँ पर हुआ है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई है। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 35, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022 में स्मार्टफोन के साथ 3 वर्ष की इंटरनेट सेवा प्रदान करके महिलाओं की डिजिटल पहुंच बढ़ाते हुए महिला जो एम्पावरमेंट सशक्तिकरण की बात होती है उसके लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की है। महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन साथ साथ में 3 वर्ष का इंटरनेट देना मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना राजस्थान सरकार की है। इस राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन जिसकी कीमत लगभग 6,000 के आसपास, स्मार्टफोन के साथ में सिम भी दी जा रही है जिसमें 3 वर्ष का इंटरनेट है फ्री, मोबाइल सिम जिसमें कॉलिंग सुविधा मुफ्त 3 वर्ष के लिए, 5 GB प्रति माह का इंटरनेट डाटा भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो एक अच्छी पहल है। नेक्स्ट अपना भारत सरकार की कृषि सांख्यिकी एक नज़र 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का लगभग 44.5% मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो ये पूरी कृषि सांख्यिकी एक नज़र 2022 इसके तहत 2021-22 के वर्ष में भारत का सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात में, मूंगफली ग्राउंडनट सबसे अधिक गुजरात में होती है, लगभग 44.48% यहाँ पर दर्ज हुई है 2021-22 के डाटा के अकॉर्डिंग। मूंगफली में गुजरात टॉप पर है, उसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आते हैं। अब प्रमुख फसल उत्पादन 2022-23 के डाटा के अकॉर्डिंग टॉप प्रदेश राज्य कौन सा रहा है उसकी बात करें। गेहूं सबसे अधिक कहाँ पर होते हैं मित्रों? गेहूं होते हैं उत्तर प्रदेश में, बाजरा राजस्थान, फिर गुजरात, रागी जो मोटा अनाज है कर्नाटक, मिलट है जो, तूर दाल मध्य प्रदेश में, रागी कर्नाटक, ध्यान रखना रागी राजस्थान में बाजरा होता है, गेहूं उत्तर प्रदेश में, रागी कर्नाटक में, दाल लगभग मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होती है दालें, तूर दाल हो गई, लेकिन मूंग है ना, मूंग वाली दाल ये राजस्थान में ज़्यादा होती है, मूंगफली गुजरात में, तिल पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है, ध्यान रखना तिल बंगाल में ज़्यादा होता है, गन्ना उत्तर प्रदेश में ज़्यादा, जूट भी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जूट भी, कॉफ़ी कर्नाटक में, खाद्यान्न है ये आपके उत्तर प्रदेश में। इसके अतिरिक्त आप ज्वार की बात करेंगे तो ज्वार होता है महाराष्ट्र में सबसे अधिक, मक्का कर्नाटक में, छोटा मिलेट्स उत्तराखंड में होता है, ग्राम मध्य प्रदेश में, दालें मध्य प्रदेश में, कैस्ट सीड गुजरात में, सूरजमुखी कर्नाटक में, कपास गुजरात में, चाय असम में सबसे अधिक, कॉफ़ी कर्नाटक में अधिक, ठीक है, आसाम की चाय, कर्नाटक की कॉफ़ी, तंबाकू पश्चिम बंगाल में होता है, इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में आपने देखा तिल होता है सबसे अधिक। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 37 देखते हैं। अक्टूबर 2023 में किस मुख्यमंत्री ने नए लाभार्थियों को ओर्नोदाई कार्ड वितरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई? वैसे ओर्नोदाई योजना तो पहले की है, लेकिन ओर्नोदाई कार्ड अभी 2023 में ये वितरित किए गए हैं। जो यहाँ पर बात हुई है ओर्नोदोई कार्ड, तो ये योजना है असम की, तो असम के सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा, तो इन्होंने ये वितरित किए हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा, विकल्प 4 करेक्ट है। बाकी जो ओर्नोदाई योजना है ना, ये असम सरकार की 2 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुई है। इस योजना के तहत राज्य के 24 लाख से अधिक गरीब परिवारों को यहाँ पर मौद्रिक लाभ मिल रहा है। योजना में पहले 830 रुपये दिए जा रहे थे, अभी 1,000 रुपये दिए जाएंगे। परिवार की प्राथमिक देखभाल करने वाली महिलाओं को इसमें लाभार्थी बनाया गया है और इस ओर्नोदाई योजना राज्य में लगभग 19 लाख परिवारों को यहाँ पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट उनके खातों में ये प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता राशि जा रही है। और इसके तहत अभी कार्ड भी बांटे गए हैं असम में। 11 अक्टूबर 2023 को कोकराझार में आयोजित एक कार्यक्रम में यहाँ पर लाभार्थियों को कार्ड दिए गए हैं। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक्ट। अब देखिए एक्ट से ये दोबारा और सवाल आ गया। काफ़ी सवाल मैंने इसमें देखे हैं। 9 शिफ्ट में 5 से 6 सवाल के आसपास आपके एक्ट के थे। प्रति शिफ्ट 1 सवाल कहीं ना कहीं एक्ट से आ रहा है। सेंट्रल एक्ट के ज़्यादा यहाँ पर सवाल है और स्टेट एक्ट के भी 2-3 सवाल देखने को मिले हैं। तो अधिनियम के बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिल रहे हैं। एक नया पैटर्न, नए टाइप के सवाल देखने को मिल रहे हैं करंट अफेयर्स में। सवाल है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे ऐसा एकमात्र निर्णायक आयु प्रमाण पत्र बनाना है जिसका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए एकल दस्तावेज के रूप में, जो आधार के रूप में आप उपयोग करते हैं उसी टाइप से एक ऐसा प्रमाण पत्र रहेगा जो आयु प्रमाण पत्र है जिसका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों में आप कर सकते हो। तो ये जन्म आयु है तो जन्म प्रमाण पत्र रहेगा। आपकी उम्र
आयु कितनी है, उसका निर्णायक आयु जन्म प्रमाण पत्र ही डिफाइन करता है। और जन्म और मृत्यु पंजीकरण है तो जन्म प्रमाण पत्र ही डायरेक्टली आपका ऑप्शन रहेगा। एक लॉजिकली बात करेंगे इस सवाल में तो आंसर कर पाएंगे आप डायरेक्टली सीधा ही, बिना पता हो तो भी। जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक्ट 2023 का यहाँ पर सवाल पूछा गया है। तो आप कहेंगे जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक्ट 2023 में आया है, तो इस एक्ट ने किस एक्ट को प्रतिस्थापित किया है, किसकी जगह पर आया है। तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक्ट 2023 1969 के जन्म और मृत्यु का जो विनिमयन और पंजीकरण एक्ट था उसके इसको प्रतिस्थापित कर रहा है, 1969 वाले को कर रहा है, ठीक है। 1969 को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर रहा है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकती है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन एक्ट 2023 1969 के अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास करता है। बिल में इस बात की आवश्यकता बताई गई है कि इस बिल के प्रभावी होने के बाद या इसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने के लिए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाएगा। इस जानकारी का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के दौरान चाहिए, मतदाता सूची तैयार करते वक्त, किसी सरकारी पद पर नियुक्ति के वक्त और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य उद्देश्य के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। नेक्स्ट सवाल है, नीति आयोग द्वारा विकसित जियो पोर्टल ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री का उद्देश्य क्या है। एक तरीके से शॉर्ट में बोले तो ग्रो का उद्देश्य क्या है। ग्रो ग्रीनिंग, आर रिस्टोरेशन, ओ रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। तो यहाँ पर विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, वेटलैंड डब्ल्यू वेटलैंड, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ग्रीनिंग है और वेटलैंड्स हैं यानी आर्द्र भूमि है, उनको कहीं ना कहीं आर्द्र भूमि ग्रीनिंग से संबंधित है। तो कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, या फिर कृषि वानिकी हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना, वन्य जीव। अब देखिए कृषि वानिकी, एक तो ग्रीनिंग है, कृषि है, तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि कृषि वानिकी हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना, कहाँ पर कृषि को स्कोप है, एग्रीकल्चर का स्कोप है, वानिकी का स्कोप है, उन क्षेत्रों को डिटेक्ट करना। तो यहाँ पर ये नीति आयोग ने 12 फरवरी 2024 को भुवन आधारित ग्रो पोर्टल लॉन्च किया। तो इसी ग्रो पोर्टल के बारे में बात हुई है। ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री कहे जाने वाले इस पोर्टल के जरिए, कहीं न कहीं इस पोर्टल के जरिए यहाँ पर इसरो का हाथ है, इसरो की भागीदारी में ये काम हो रहा है। और इस पोर्टल के जरिए देश में कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा करना और उसका पुनरुद्धार करने की संभावना है। बंजर भूमि है, बैरन लैंड है, उसको भी हरा भरा किया जाएगा। और सैटेलाइट के जरिए यहाँ पर योजना के तहत इसरो के जियो पोर्टल भुवन पर, अब इसरो का पोर्टल है भुवन, यहाँ पर सैटेलाइट डाटा के जरिए कृषि वानिकी उपयुक्तता, कहाँ पर कृषि वानिकी हो सकती है, इस टाइप से ये डाटा कलेक्ट करेंगे सैटेलाइट के माध्यम से। और ये बंजर भूमि, भूमि उपयोग, भूमि कवर, जल निकाय, कहाँ पर पानी है, इस प्रकार ढलान वाले क्षेत्र का डाटा प्रस्तुत करेंगे इसरो की सहायता से। विशेषकर जो इस शुरुआती आंकड़ों में पता चला कि राजस्थान में ज़्यादा स्कोप है, मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर ऐसे क्षेत्र हैं जो कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त हैं। तो ये डिटेक्ट हुए हैं ग्रो पोर्टल के माध्यम से। अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं अपन 5 जून सेकंड सेट में 7 करंट अफेयर्स के सवाल पूछेंगे। देख लेते हैं कौन से। सवाल नंबर 40 से स्टार्ट कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में प्रकाशित पुस्तक का नाम है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। द मॉन्क, जिसने उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया है, ऐसा साधु कौन है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात हो रही है, योगी आदित्यनाथ पर। ये एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता की पुस्तक है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म द उत्तर प्रदेश। जनवरी 2023 में किसे हिमाचल प्रदेश का 16वां विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। हिमाचल प्रदेश के 16वां विधानसभा अध्यक्ष बने हैं कुलदीप सिंह पठानिया। ये थोड़ा अलग टफ सवाल है। प्रत्येक राज्य के विधानसभा अध्यक्ष जो लेटेस्ट इलेक्शन हुए हैं 2023 में विधानसभा के, वो आपको पता होना चाहिए। ये कुलदीप सिंह पठानिया बने हैं हिमाचल प्रदेश के 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में सीट है 68। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट 3 है, लोकसभा सीट 4। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से आते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने जून 2023 में नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत की। नंद बाबा दूध, उत्तर प्रदेश। इसके तहत 8 से 12 लीटर तक दूध देने वाली गाय के पालकों को 10,000 रुपये और 12 लीटर से अधिक दूध देने वाले गाय के पालकों को 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नंद बाबा दूध मिशन, उत्तर प्रदेश। लोकसभा में अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 किसने पेश किया। तो यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह अभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और पृथ्वी विज्ञान के मंत्री हैं और पहले भी थे।
तो इन्होंने ये राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को 4 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। ये विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड एक्ट 2008 को निरस्त करता है। तो नया एक्ट राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एक्ट 2023-2008 को निरस्त करेगा। इसके तहत गठित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को भी ये भंग करेगा। विधेयक में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। तो विधेयक में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान है। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के कार्य की बात करें तो इसका कार्य गणित सहित प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि में, इन वाले क्षेत्रों की ओर फोकस करना रहेगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 44 देखते हैं। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य कारीगरों के जीवन में सुधार करना। कारीगर की बात हो रही है, सभी को योजना पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की है। इसी एग्जाम में एसएससी जेई में 2 सेट में ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर एक डेट आपको याद रखनी है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आई है सितंबर 2023 में, डेट है 17 सितंबर। प्रधानमंत्री द्वारा 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना पीएम विश्वकर्मा को अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले जो कारीगर हैं, हाथों से औजारों से काम करते जो शिल्पकार हैं, उनको सहायता दी जाएगी। और इस प्रकार टोटल 18 व्यवसाय से जुड़े कारीगर इसमें शामिल किए गए हैं। 18 व्यवसाय में जो लोहार हो गया, ये सभी कारीगर हैं। सुनार है, मोची, नाई, धोबी, दर्जी, कुमार, मूर्तिकार, कारपेंटर, मालाकार, राजमिस्त्री, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, ताला बनाने वाले, मछली का जाला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, इस टाइप से 18 टोटल कारीगर हैं। इनको यहाँ पर सहायता राशि दी जाने वाली है। विश्वकर्मा योजना के तहत 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई। इसमें क्या क्या सहायता दी जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो कौशल उन्नयन, एक तरीके से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनका स्किल है वो डेवलप किया जाएगा। 5 से 7 दिनों का यहाँ पर बुनियादी प्रशिक्षण रहेगा, फंडामेंटल ट्रेनिंग रहेगी उनकी। 15 दिन या उससे अधिक का उन्नयन प्रशिक्षण भी रहेगा। और इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी यदि वो ट्रेनिंग करते हैं तो। टूल किट प्रोत्साहन, अब कारीगर हैं जैसे कि सिलाई करने वाला कारीगर है तो उनके पास सिलाई मशीन, ये सभी टूल किट रहते हैं ना। तो बुनियादी यदि जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली है तो उनको एक वाउचर मिलेगा जिसके माध्यम से 15,000 रुपये तक के वो टूल किट खरीद सकते हैं विश्वकर्मा योजना के तहत। अब साथ ही साथ यहाँ पर लोन भी दिया जा रहा है अपने बिजनेस को, कारीगर है तो थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, अपना बुनियादी बिजनेस जो अपना पुश्तैनी बिजनेस था, तो ऋण सहायता लोन दिया जाएगा 18 महीने से 30 महीने की अवधि के लिए 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए की 2 किस्तों में 3 लाख रुपए तक का यहाँ पर जमानत मुक्त, बिना कोई आपको चीज़ गिरवी रखनी है, आपको लोन मिल जाएगा। उद्यम विकास ऋण 5% की रियायती ब्याज दर, मात्र 5% की दर तक, भारत सरकार के 8% की सीमा तक की छूट के साथ। तो 8% इसको डिस्काउंट मिल रहा है, 5% में ही लोन मिल जाएगा 3 लाख रुपए तक, एक बार 1 लाख, एक बार 2 लाख। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? अब पद्म भूषण 2022 का पूछा जा रहा है, बहुत पहले का, और कला के क्षेत्र में एक तरीके से संगीतकार को दिया गया है पद्म भूषण, तो ये दिया गया है राशिद खान को। अगला सवाल देखते हैं अपन, सवाल नंबर 46। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने लोकसभा में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, एक तरीके से जीएसटी संशोधन 2023 और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी संशोधन विधेयक 2023 पेश किया है? तो जीएसटी में संशोधन, जो जीएसटी 2017 में आई थी, 16 वाला एक्ट था, उसमें संशोधन हो रहा है। और ये संशोधन जीएसटी से है तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ मामला है, वित्त फाइनेंस का मामला है। तो निर्मला सीतारमण ने ये विधेयक पेश किया है, जो कि वित्त मंत्री हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। और ये आपका विधेयक संसद ने 11 अगस्त 2023 को 2 धन विधेयक, केंद्रीय जीएसटी संशोधन विधेयक और आईजीएसटी संशोधन विधेयक पारित किया। इस विधेयक में क्या कुछ ऐड हुआ है? तो केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 में ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग और वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के बारे में, आप ऑनलाइन गेमिंग, मनी गेमिंग करते हो तो इससे संबंधित कुछ प्रावधान, 28% के टैक्स की बात हुई है गेमिंग में, 1 अक्टूबर से लागू। यहाँ पर केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 जीएसटी एक्ट 2017 में संशोधन करता है। आईजीएसटी और जीएसटी एक्ट 2017 में अमेंड करता है ये एक्ट। नेक्स्ट अपने 7 जून की सेकंड शिफ्ट के 8 जो करंट अफेयर्स के सवाल है वो देखते हैं। किस भारतीय राज्य द्वारा मार्च 2023 में स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ विधेयक है वो पारित किया गया? कौन से राज्य ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया?
ये देखिए एक्ट से बार-बार सवाल आ रहे हैं, मैं फ़ोकस कर रहा हूँ। मार्च 2023 से जो सभी रोगियों के लिए समान स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की गारंटी देता है। अब बहुत से पेशेंट हैं जो कि अमीर परिवार से हैं, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। गरीब वाले बेचारे इमरजेंसी के केस में नज़दीकी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं हो तो प्राइवेट में नहीं जा सकते, उतना उनकी कैपेबिलिटी नहीं है वो अफोर्ड कर सकें। इस हेतु यहाँ पर राजस्थान सरकार ने इमरजेंसी के केस में प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वो अपना फ्री में इलाज करा सकते हैं। इस टाइप से ये एक एक्ट लेके आए कि अपने स्वास्थ्य का अधिकार है आपको। राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी पूर्व पेमेंट किए आपातकालीन चिकित्सा सेवा मिलेगी, जिसमें निजी हॉस्पिटल भी शामिल हैं। तो ये राजस्थान में इस टाइप से एक्ट आया, राइट टू हेल्थ, मार्च 2023 में। विरोध भी काफ़ी हुआ, कुछ संशोधन भी हुआ उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भर भारत के 5 उल्लेखित स्तंभों में से एक नहीं है? तो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत में 5 पिलर है ना, उनमें से एक पिलर कौन सा नहीं है? जैसे इकोनॉमी का पिलर, इंफ्रास्ट्रक्चर का पिलर, डिमांड का पिलर और लचीलापन इसका भी पिलर था, रेजिलेंस। उत्तर है इसका लचीलापन। जो रेजिलेंस है ये वाला नहीं है। अब 5 पिलर्स में कौन कौन से हैं? अर्थव्यवस्था है, भाई आत्मनिर्भर है तो अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, होना चाहिए आपके, प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली। यहाँ पर एक और पिलर है जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम ऐड है इस पिलर में। जीवंत जनसांख्यिकी यानी वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड, ये 5 पिलर हैं। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड, ये आपके 5 पिलर किसके हैं? आत्मनिर्भर भारत के। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करने का आह्वान किया था। तो 12 मई 2020 को एक योजना से, अब योजना से सवाल पूछे गए हैं लगभग 8 शिफ्टों में, 9 शिफ्टों में, 5 से 6 शिफ्टों में योजना के सवाल थे और प्रीवियस की योजना भी उसमें शामिल थी। कुछ योजना के सवाल यहाँ पर लेटेस्ट वाले लिए हैं 2020 तक के, उससे पहले के नहीं लिए हैं। 2014 से भी कुछ योजना थी, 1975 की योजना से भी था सवाल। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आत्मनिर्भर भारत, मई 2020 में योजना आई। इसके तहत कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की यहाँ पर घोषणा हुई, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 10% फंड यहाँ पर यूटिलाइज हुआ। नेक्स्ट अपना सवाल है, सितंबर 2023 में स्किल इंडिया मिशन ने एक योजना शुरू की जिसका उद्देश्य मजबूत कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं के लिए फ्री में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाना था। तो युवाओं के लिए फ्री में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है, जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए एक योजना आई थी जिसका नाम था स्किल्स ऑन व्हील्स, यानी चलती फिरती यहाँ पर जागरूकता फैलाने के लिए एक बस एक तरीके से लॉन्च हुई। जो धर्मेंद्र प्रधान ने ये कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एनएसडीसी और इंडसइंड बैंक के साथ सहयोग करके स्किल्स ऑन व्हील्स पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य मजबूत कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को फ्री में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो होते हैं उसके बारे में जमीनी स्तर पर अवेयरनेस करना, जागरूकता फैलाने की इस टाइप से भी ट्रेनिंग होती है। तो स्किल्स ऑन व्हील्स यहाँ पर ये स्कीम निकल के आई थी और ये पहल ग्रामीण युवाओं विशेषकर महिलाओं को प्रमुख डिजिटल कौशल से लैस करेगी और उन्हें रोजगार और भविष्य के लिए तैयार करेगी। और एक समर्पित बस है जो व्हील्स के माध्यम से ये जागरूकता फैलाई जा रही है। 5 वर्षों की अवधि में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 50वां देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति की जीवनी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन है? द्रौपदी मुर्मू जो भारत की प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उन पर बायोग्राफी, जीवनी, इनके ऑथर पूछा है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स, ऑथर है कस्तूरी रे। सवाल नंबर 51 देखते हैं। 30 सितंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी विधानसभा? तो ये एक तरीके से कहने को तो कह सकते हो करंट अफेयर्स, क्योंकि इन्होंने 30 सितंबर 2023 तक की स्थिति दी है, लेकिन विधानसभा सीट है सदाबहार। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं, 403 सीट है विधानसभा के। एमएलए की सबसे अधिक यूपी में। सेकंड आपकी पश्चिम बंगाल में है, 294 सीट है एमएलए की। थर्ड आपकी महाराष्ट्र में है, सबसे अधिक 288 सीट है। चौथे स्थान पर दूसरा स्टेट है, यहाँ पर बिहार है, बिहार में 243 सीट है। राजस्थान में 200 है। मध्य प्रदेश जो ऑप्शन में था 230 है। राज्यसभा की सीट भी उत्तर प्रदेश में सबसे 31 सीटें सबसे अधिक है राज्यसभा की। सेकंड महाराष्ट्र में 19 सीटें। लोकसभा की भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। तो सारी सीटों का यहाँ पर अपन ब्यौरा देख सकते हैं। सबसे अधिक राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सभी की उत्तर प्रदेश में है। जैसे कि यहाँ पर विधानसभा की 403 सीट है, राज्यसभा की 80 सीट है, लोकसभा की
लोकसभा की 80 है, राज्यसभा की 31 है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्यसभा 31, लोकसभा 80, 403 ये आपकी विधानसभा की है। इस टाइप से आप देखेंगे सभी स्टेट की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ये पीडीएफ फॉर्मेट में आप देख पाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट हो जाएगी। यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे आपको दिल्ली का पूछ लें, क्योंकि ये अपनी राजधानी है। तो दिल्ली की बात करें, जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में दोस्तों आप बात करेंगे एनसीटी दिल्ली, 70 एमएलए है, एमएलए 70 है, 3 यहाँ पर राज्यसभा की सीट है, 7 लोकसभा की सीट है। लोकसभा की 3 सीट आई थी आम आदमी पार्टी के अब की बार इलेक्शन में, जो 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपना सवाल नंबर 52वां देखते हैं। 26 जुलाई 2023 को तेंजिंग यांगी यूपीएससी में प्रतिष्ठित रैंक हासिल करके अरुणाचल प्रदेश में इतिहास रचा और प्रदेश की पहली महिला क्या बनी है? तेंजिंग यांगी ये कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस बनी है, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनी है, इंडियन पुलिस सेवा ऑफिसर बनी, आईपीएस ऑफिसर बनी है। अरुणाचल प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर है, जिसका नाम है तेंजिंग यांगी। यूपीसी में प्रतिष्ठित रैंक हासिल की, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बन गई। 22 अगस्त 2023 को देश का पहला क्रैश टेस्टिंग प्रोग्राम भारत एनकैप लॉन्च करने में किस मंत्री ने, कौन से मंत्री चर्चा में रहे हैं? भारत एनकैप, जो कि क्रैश टेस्टिंग प्रोग्राम है। जैसे कि कोई भी व्हीकल मार्केट में आती है, कार वगैरह मार्केट में आती है, उनको एक स्टार रेटिंग दी जाती है। जैसे अपने टाटा की जो कारें हैं ना, जो भारत की कार निर्माता कंपनी है टाटा, जिसमें जितनी भी कार आती है, जैसे नेक्सॉन हो गई, टाटा टियागो हो गई है, अपनी आपने अभी टाटा ईवी पंच आपने देखा होगा आईपीएल वगैरह में, ये लगभग सभी कारें 5 स्टार रेटिंग है। ग्लोबल एनकैप में इनको रेट किया गया है, यानी ग्लोबली जो टेस्ट करते हैं ना, एनकैप का मतलब होता है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। 5 स्टार रेटिंग का मतलब है एक्सीडेंट होने पर इन कार का जो एक तरीके से पिलर और बॉडी इतनी मजबूत है कि ये सह लेंगे, जो भी एक्सीडेंट हुआ है उनको ये कार डिस्ट्रॉय खत्म नहीं करेगी आपको। तो कार की मजबूती को पहले टेस्ट किया जाता है, उनको एक्सीडेंट वगैरह किया जाता है लैब में एक तरीके से। पूरा स्पीड जैसे 64 किलोमीटर की स्पीड से देखेंगे उसके सही समय पर एयरबैग्स खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं। उसके अंदर डमी मॉडल व्यक्ति है वो बैठाया जाता है और देखते हैं उनको कितनी चोट वगैरह आती है। तो ये पहले ग्लोबली टेस्ट होता था। अभी भारत में भी एनकैप लॉन्च किया गया है, यानी भारत में भी गाड़ियों का टेस्ट होता है। जैसे पहले विदेशों में टेस्टिंग की लागत करोड़ों में आती, 2.5 करोड़, एक गाड़ी की टेस्ट करने में 2.5 करोड़ की लागत, लेकिन यहाँ पर 60 लाख रुपए में भारत में ये काम हो जाएगा। बाकी एशिया में भी एशियन एनकैप है, ग्लोबली एनकैप है। तो जी एनकैप जो ग्लोबल एनकैप है वो ज़्यादा रिलायबल मानते हैं। उनकी टेस्टिंग में महिंद्रा, टाटा, इनकी कारें काफ़ी अच्छी स्टार रेटिंग लेकर आती हैं। तो नितिन गडकरी हैं, जो आपको पता है अपने राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय इनके पास है, तो इन्होंने ये लॉन्च किया है भारत एनकैप। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ओडिशा सरकार द्वारा जुलाई 2023 में अम्मा ओडिशा नवीन ओडिशा, अपना अम्मा ओडिशा नवीन ओडिशा, ये योजना किस विभाग द्वारा लागू की गई? ओडिशा सरकार की योजना है, जुलाई 2023 का करंट अफेयर है। तो अम्मा ओडिशा नवीन ओडिशा पंचायती राज एवं पेयजल विभाग की योजना है, और इस स्कीम के तहत राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपए तक आवंटित किए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत है 50 लाख रुपए का फंड आवंटित किया है, जिसमें 10 लाख रुपए हैं 50 में से जगन्नाथ संस्कृति और परंपरा पूजा स्थल, तीर्थ स्थल हैं, इनको संरक्षण और सुधार के लिए किए गए हैं, और इसका विरोध भी हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अपन 5 जून के थर्ड सेट में जो 7 करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए हैं वो कौन से हैं, क्या सवाल हैं, क्या फैक्ट है इनके। 29 और 30 अप्रैल 2023 को जापान में आयोजित किस मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? सवाल की उसमें थोड़ी लैंग्वेज कट गई थी टाइपिंग में, तो ओरिजिनल सवाल ये देख लेते हैं। 29 और 30 अप्रैल 2023 को जापान में आयोजित G7 देशों के डिजिटल और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक में किस मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? तो अश्विनी वैष्णव ने किया है, जो रेलवे मंत्री भी हैं, साथ साथ सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। तो ताकासाकी गुनमा में ये जापान में आयोजित हुआ था। अब देखिए G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन जो मई में आयोजित हुआ है हिरोशिमा जापान में, इससे पहले यहाँ पर 29 और 30 अप्रैल को जो डिजिटल बैठक हुई है, डिजिटल और प्रौद्योगिक मंत्रियों की बैठक हुई है, उसमें अश्विनी वैष्णव ने भारत की तरफ से नेतृत्व किया था। ये बैठक 19 से 21 मई तक आयोजित होने वाले G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन की प्रासंगिक मंत्री स्तरीय बैठकों में से एक थी। G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन 19 से 31 मई तक हिरोशिमा में हुआ, और 50वां G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 को इटली के अपुलिया के फसानो शहर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मई 2023 में मेरी लाइफ ऐप को भूपेंद्र यादव से संबंध मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ये कौन सा मंत्रालय था? भूपेंद्र यादव को आपको पता कौन सा मंत्रालय मिला है? अभी भी पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय। भूपेंद्र भूमि का इंद्र है, भूमि की बात होती है तो ये सभी पर्यावरण वन जलवायु भूमि पर ही तो है। तो यहाँ पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मेरी लाइफ ऐप को लॉन्च किया गया मई 2023 में भूपेंद्र यादव के द्वारा। अब देखिए, जो मेरी लाइफ ऐप है, लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट, लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नवंबर 2021 को भी ग्लासगो के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भी लाइफ का विचार पेश किया गया था। ये उपयोगकर्ताओं को 5 थीम के तहत जीवन से संबंधित कार्यों की एक श्रृंखला में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करता है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन किस प्रकार कंट्रोल करना, तो इसकी थीमें हैं ऊर्जा बचाओ, जल बचाओ, एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करो, यूज एंड थ्रो वाली प्लास्टिक कम करो, सतत खाद्य प्रणाली को अपनाओ और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाओ। ये कुछ थीम बेस्ड आपकी लाइफ वाली योजना है जिसे आप मेरी लाइफ के नाम से जानते हो ऐप को। नेक्स्ट अपना मार्च 2023 में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी के किस नेता ने नागालैंड के 5वें सीएम के रूप में शपथ ली है? ये सीएम बने हैं नागालैंड के नेफ्यू रियो, 5वीं बार सीएम बने। वैसे नागालैंड के 9वें सीएम हैं, लेकिन खुद 5वें कार्यकाल में, ये 5वां कार्यकाल अभी यहाँ पर कंटिन्यू किया है इन्होंने। मार्च 2023 में ये एनडीपीपी पार्टी के हैं नागालैंड के 5वें सीएम नेफ्यू रियो। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 58वां, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के उद्देश्य से मो घर यानी मेरा घर योजना शुरू की है? मो घर योजना ओडिशा सरकार की है। इस योजना के तहत सरकार लोन दे रही है, 3 लाख रुपए तक का हाउसिंग लोन मिल रहा है। और यहाँ पर जो लाभार्थी हैं आसान किस्तों में 1 साल की मोरोटेरियम अवधि को छोड़कर 10 साल में इन्हें चुका सकता है। इसमें लोगों को 4 स्लैब में लोन मिल रहा है। 1 लाख रुपए की स्लैब है, 1.5 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए की और 3 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर मैक्सिमम दिया जा रहा है। मोगर योजना है, पक्के घर के लिए ओडिशा सरकार की योजना है। नेक्स्ट अपना 2023 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने तेलंगाना के राज्यपाल का पद संभाला है? तो दोबारा यहाँ पर रिपीट हुआ, तो तमिसिले सौंदराजन तेलंगाना के राज्यपाल और वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है सीपी राधाकृष्णन को। नेक्स्ट अपना सितंबर 2023 में दिल्ली में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स, प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि, कहाँ पर बन रहा है? नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि नामक भारत का ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र है। सम्मेलन होगा यहाँ पर और प्रदर्शनी केंद्र है, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह के लिए सेंटर स्थापित किया गया है। प्रथम चरण को राष्ट्र को समर्पित किया है और लगभग 5400 करोड़ रुपए की लागत से ये विकसित होगा। 8.9 लाख वर्ग मीटर के कुल परियोजना क्षेत्र में ये फैला यशोभूमि दुनिया का सबसे बड़ा MICE गणतव्यों में से एक होगा, डेस्टिनेशन बनेगा। किस लिए? प्रदर्शनी के लिए, सम्मेलन के लिए। यशोभूमि ये IICC यानी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर स्थापित हो रहा है 5400 करोड़ की लागत से। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 61वां, जन्म और मृत्यु पंजीकरण का दोबारा सवाल आ गया है। तो ये एक्ट 26 जुलाई 2023 को किस मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किया गया? जन्म मृत्यु का मामला है तो आपको पता है जनगणना गृह मंत्रालय करता है, तो गृह मंत्रालय ने इसको पेश किया। 1969 के एक्ट को ये निरस्त करेगा, नेक्स्ट या फिर अमेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने 6 जून की सेकंड शिफ्ट के 8 सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 62वां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 13 सितंबर 2023 को एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया? द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2023 13 सितंबर को एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से एक स्वास्थ्य अभियान शुरू किया जिसका नाम है आयुष्मान भव। सितंबर 2023 में द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया आयुष्मान भव। आयुष्मान भव का मतलब ये हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, अब हेल्थ से रिलेटेड किस प्रकार रहेगा आप देखेंगे। आयुष्मान भव अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। फर्स्ट थिंग, कौन सा मिनिस्ट्री? स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसके अभी JP नड्डा बने हैं मिनिस्टर।
जेपी नड्डा मिनिस्टर बने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के। इसी की पहल है आयुष्मान भारत, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना है। देश के हर गांव और कस्बे तक किस प्रकार स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना, तो गांव का अंतिम छोर तक कवरेज प्रदान करने का उद्देश्य है। ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़े के दौरान संचालित किया गया था। अगला सवाल है, सरकार ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए किसके तहत जुलाई 2023 में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु योजना शुरू की। जुलाई 2023 में योजना की अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करना राज्यों में, तो किसके सहयोग से की है? एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के तहत जुलाई 2023 में यहाँ पर करंट अफेयर है। राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा एनडीआरएफ फंड के तहत। सरकार ने 2025-26 तक की अवधि के लिए राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 25-26 तक का टारगेट है। और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष है, उसके तहत तैयारी और क्षमता निर्माण वित्त पोषण विंडो के निर्धारित आवंटन में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए योजना शुरू की, जिसका कुल बजट है 5,000 करोड़ रुपए इस फंड में। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कम आयात अधिक निर्यात, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेचना खरीदना कम है विदेशों से, जमीनी स्तर के ऐसे अभियानों पर केंद्रित है। कम आयात अधिक निर्यात, ऐसा जमीनी स्तर पर अभियान पर केंद्रित कौन सा योजना है जिससे स्थानीय पहलों को आत्मनिर्भर होने में सहायता मिले? स्थानीय जो पहल है उनको आत्मनिर्भर होने में सहायता। वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए आपको वोकल होना है। इनमें से किससे सितार वादन के लिए 2022 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया? सितार वादन के लिए 2022 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान यहाँ पर बुद्धादित्य मुखर्जी हैं, सितार वादक बुद्धादित्य मुखर्जी। इस समारोह में पद्म भूषण बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादन में दिया गया राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कालिदास सम्मान पद्मश्री डॉक्टर पुरुदाधिज को भी दिया गया। पुरुदाधिज कथक डांसर है, तो पुरुदाधिज कैसे डांसर है? कथक जो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस। वासुदेव कामत चित्रकला पेंटर है, वासुदेव कामत पेंटर। और रंगकर्मी एवं प्रसिद्ध अभिनेता राजीव वर्मा, एक्टर राजीव वर्मा को दिया गया है कालिदास सम्मान। तो ये कालिदास सम्मान वैसे मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है, कला के क्षेत्र में दिया जाता है। और कला के क्षेत्र में 2022 में यहाँ पर मैं सितार वादन की बात करूँ तो बुद्धादित्य मुखर्जी को दिया गया है, कथक में दाधीच जी को दिया गया है, चित्रकला में वासुदेव कामत और एक्टिंग में दिया गया है राजीव वर्मा को। अब अगला अपन सवाल देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा जून 2023 में घोषित वैभव फेलोशिप कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वैभव फेलोशिप कार्यक्रम, ये दोस्तों मिनिस्ट्री है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की फेलोशिप कार्यक्रम है वैभव फेलोशिप भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थाओं, विश्वविद्यालय या सार्वजनिक वित्त पोषित वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ भारतीय डायस्पोरा के वैज्ञानिकों के बीच में सहयोग की परिकल्पना करती है। तो कहीं न कहीं ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है फेलोशिप, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उनके फेलोशिप के रिगार्डिंग है। भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड मेडिसिन, ये जो स्टेम के तहत आप कहेंगे, स्टेम तथा भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं में भारतीय डायस्पोरा के बीच में सहयोग की सुविधा हेतु वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, वैभव आप कहेंगे वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। तो ये आपके वैश्विक BHA भारतीय यानी वैज्ञानिक, तो वैभव आप कह सकते हो। वैभव नामक एक नया फेलोशिप कार्यक्रम, वैभव की फुल फॉर्म वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। और फेलोशिप में फेलोशिप अनुदान यहाँ पर 4 लाख रुपए प्रति माह, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रा, आवास और आकस्मिक सहायता आदि शामिल हैं। परमिला मलिक सितंबर 2023 में किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने के लिए चर्चा में थी? परमिला मलिक ओडिशा की किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो देखिए महिला अध्यक्ष हो गई, या फिर इससे पहले भी आपको पूछा है राज्य की विधानसभा की अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यहाँ पर सवाल ये और आ गया दोबारा। और परमिला मलिक एक तरीके से प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, तो इंपॉर्टेंट है, ओडिशा की बनी है सितंबर 2023 में। 6 बार की MLA हैं, बीजू जनता दल की वरिष्ठ नेता हैं परमिला मलिक, निर्विरोध ओडिशा विधानसभा के नए अध्यक्ष बनी हैं ओडिशा की परमिला, ओडिशा।
नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 68वां कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में भारत भर के कारीगर और शिल्पकारों के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना का आधिकारिक रूप में शुभारंभ किया। तो 17 सितंबर 2023 को जो योजना आई थी, आपको बताया है ऑलरेडी इस वीडियो में, सेकेंड बार ये सवाल रिपीट हुआ। विश्वकर्मा योजना, 18 प्रकार के अलग अलग कारीगरों को यहाँ पर सहायता करी जाएगी, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, 15,000 रुपये टूल किट वगैरह के दिए जाएंगे, लोन वगैरह का भी प्रावधान है इसमें। नेक्स्ट अपना सवाल है, 2 जुलाई 2023 को श्री अजित पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने? इससे पहले पूछा था अजित पवार की पार्टी एनसीपी पूछा था, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब देख लेते हैं अगले सवाल, कंटिन्यू करते हैं। 7 जून थर्ड शिफ्ट के सवाल, 10 सवाल जो पूछे गए हैं। तो ये वीडियो की अंतिम शिफ्ट है, लास्ट के 10 क्वेश्चंस। किस मंत्रालय ने 1 अगस्त 2023 को राज्यसभा में प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण पीआरपी विधेयक पेश किया? अब एक्ट का यहाँ पर फिर सवाल, अगस्त 2023 को किस मंत्रालय ने प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक पेश किया? पीआरपी विधेयक पेश किया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ये प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण एक्ट 1867 को निरस्त करेगा। 1867 कितना पुराना एक्ट को यहाँ पर ये अमेंड कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। अधिनियम समाचार पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। अब यहाँ पर इसमें आपको बता दूं, विदेशी पत्रिका की आप हूबहू प्रतिलिपि भारत में केवल केंद्र सरकार की अनुमति से ही प्रिंट कर सकते हो। निम्नलिखित में से किसने 24 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर है। निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 2023 को रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अध्यक्ष बनी है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन, तीसरी बार आया सवाल, जय वर्मा सिन्हा बनी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय का श्रम सुविधा पोर्टल श्रम विधि प्रवर्तन की पारदर्शिता में किस प्रकार योगदान देता है? तो श्रम सुविधा पोर्टल है, ये 48 घंटे के अंदर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करके आपका योगदान करता है। 48 घंटे के भीतर श्रम एवं रोजगार संबंधित ये एकीकृत पोर्टल है श्रम सुविधा, आपको विभिन्न श्रम कानून, श्रम संबंधित निरीक्षण और उसको लागू करने की सभी रिपोर्ट एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। वैसे श्रम सुविधा पोर्टल भारत सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था। 3 अगस्त 2023 को लोकसभा में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक किसने पेश किया? डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण, आपका जो डाटा है, डिजिटल डाटा है, इंडिविजुअल डाटा है, उनके संरक्षण के लिए एक एक्ट आया है। तो एक्ट का यहाँ पर दोबारा इसी शिफ्ट में आ गया सवाल। 3 अगस्त 2023 को लोकसभा में ये डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक किसने पारित किया? तो डिजिटल व्यक्तिगत डाटा है, डिजिटल की बात हो रही तो अश्विनी वैष्णव, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है, तो उन्होंने ही पेश किया है। इस एक्ट में, इस विधेयक में भारत के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डाटा की प्रोसेसिंग पर लागू होगा। जहां ऐसा डाटा ऑनलाइन कलेक्ट किया जा रहा हो, ऑफलाइन कलेक्ट हो रहा हो, डिजिटलीकरण किया जा रहा हो, ये भारत के बाहर भी ऐसी प्रोसेसिंग हो रही है जो भारत के लोगों पर लागू हो रही है, भारत में अप्लाई हो रही है, तो उन पर ये लागू होगा व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक। अश्विनी वैष्णव ने ये एक्ट पारित किया, 3 अगस्त 2023 को पेश किया। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम कब शुरू की? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 2021 में शुरू की। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS योजना 19 अप्रैल 2021 को जो DPIIT डिपार्टमेंट के द्वारा 945 करोड़ रुपए के प्रीमियम लागत के साथ यहाँ पर लॉन्च हो रही है। इतना खर्चा आने वाला 945 करोड़ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। इसका उद्देश्य है स्टार्टअप को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है, मई 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? RBI के गवर्नर की बात हो रही है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है रिजर्व बैंक के। 12 दिसंबर 2018 को बने हैं शक्तिकांत दास, ध्यान रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। अब 4 डिप्टी गवर्नर एग्जाम में सवाल अक्सर आ जाता है, जो लेटेस्ट बने उनका पूछ ले, या फिर निम्नलिखित में से कौन RBI के डिप्टी गवर्नर नहीं है? शक्तिकांत दास तो गवर्नर हैं 25वें। डिप्टी गवर्नर की बात करें 4 हैं, श्री स्वामीनाथन जे हैं जो कि जून 2023 से कंटिन्यू, T रविशंकर हैं मई 2024 से कंटिन्यू, M राजेश्वर राव अक्टूबर 2023 से, MD पात्रा जनवरी 2024 से टेन्योर इनका चल रहा है। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 77 देखते हैं। केंद्र सरकार ने 2021 में, देखिए ये एक और कहीं ना कहीं एक्ट का सवाल,
औषधियों, सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा उपकरण, औषधि हैं, सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा उपकरण के लिए एक नया कानून तैयार करने के लिए, नया एक्ट बनाने के लिए 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया था 2021 में। उस पैनल के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष थे यहाँ पर वीजी सोमानी। इसकी अध्यक्षता भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई डॉक्टर वीजी सोमानी ने की। औषधि, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री एक्ट भी 2023 बिल भी 2023 में आया है। दवा विधेयक आप इसे कहेंगे। ये औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करेगा, जो औषधि, चिकित्सा उपकरण, सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण, बिक्री और वितरण को कंट्रोल करने वाला कानून है। तो इसकी पहले एक कमेटी बनी थी जिसकी अध्यक्षता वीजी सोमानी ने की थी, और इसी का एक्ट यहाँ पर 2023 में बिल 2023 में आया। स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का एक पुराना सवाल है, योजना का आपको बता रहा हूँ। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड योजना की शुरुआत की गई है, और इस योजना की थीम थी स्वस्थ धरा खेत हरा। और इसमें यहाँ पर लेबोरेटरी स्थापित करने की आपका भूमि का नमूना लेना है, मृदा का नमूना लेना है, तो 5 लाख रुपए तक का सरकार यहाँ पर खर्च भी कर रही थी। 75% केंद्र और राज्य सरकार वहन कर रही थी। अब अंतिम सवाल देख लेते हैं अपन इस वीडियो का भी और इस शिफ्ट का भी, एसएससी जेईई एग्जाम के करंट अफेयर्स का भी। किस एजेंसी ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का समर्थन किया है? जीविका का समर्थन किया है, बिहार जीविका का समर्थन है किस एजेंसी ने किया है डिजिटल वित्तीय सेवाओं का विकास में? तो यहाँ पर सिडबी ने किया है। जीविका जो बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। जीविका ये बिहार सरकार की एक परियोजना है जिसका उद्देश्य स्व प्रबंधित सामुदायिक संस्थान बनाकर और स्थायी आजीविका के माध्यम से आय में वृद्धि करके ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना है। सिडबी के सहयोग से यहाँ पर डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में ये बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जीविका का समर्थन किया गया है। तो इस टाइप से 79 क्वेश्चंस आपने देखे, तो 80 क्वेश्चंस टाइटल में था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर 79, एक सवाल कम है। और ये टोटल 9 सेट में लगभग प्रत्येक सेट में 8 से 10 सवाल पूछे गए करंट अफेयर्स के एक्स्ट्रा फैक्ट सहित इतने बड़े वीडियो में कवर किया है एक ही वीडियो में। तो इस एफर्ट के लिए लाइक आपका बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एक बात और बता दूं, अभी टेक्स्ट बुक पर एक ऑफर चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल करके, टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करके सभी मॉक टेस्ट पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी एक पास प्रो आपको लेना है जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इंक्लूड हैं। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेमो वीडियो चेक कर सकते हो। न्यू कैंडिडेट को पता नहीं कैसे टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करना है, डेमो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।